तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, क्वेश्चन की ओर जानने से पहले इसके कुछ सामान्य निर्देश को भी देख लेते हैं कि आप लोगों का कुल जो है 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी दोस्तों, आपके एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव में जो है फुल मार्क्स जो है 40 रहने वाला है। समय जो है 1.5 घंटे का दिया जाएगा और सभी प्रश्न में जो है 4-4 विकल्प भी दिए जाएंगे। जो सही विकल्प होगा यानी कि जो सही उत्तर होगा उसका विकल्प का आंसर जो है मार्कशीट पर गोले को काला करके आपको बताना है। ठीक है। और बच्चों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल दिया गया है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। यानी दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की वैसी कौन सी समस्या का संबंध जो है उत्पादन की तकनीक से जो है चयनित होता है, तकनीक से जो है उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया है कि अर्थव्यवस्था की जो समस्या होती है कि उत्पादन कैसे करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उदाहरण को दर्शाती है और उत्पादन से संबंधित तकनीकी को जो है चयन करती है। तो बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाउ टू प्रोडक्ट, यानी कि कैसे उत्पादन करें। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैसे उत्पादन करें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान होता है। तो सीमांत उपयोगिता का मान कितनी हो जाएगी? देखिए, सीमांत उपयोगिता की मान हो जाएगी 0 यानी कि 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल बिंदु की ओर उत्तल। ठीक है, मूल बिंदु की ओर उत्तल जो है ये सामान्यतः एक उदासीनता का वक्र को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है। एक मांग वक्र की जो है ढाल क्या होती है? ऋणात्मक होती है। याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर जो है बी इज द राइट आंसर होगा। नेगेटिव जो है इसका डिमांड कर्सव होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, रख लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया कि एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है। तो मांग की कीमत लोच क्या होती है? वो 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। तो ऑप्शन ए बी जो है इसका सही आंसर होगा 1। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी में इसको अच्छे से रिपीट करके लिख लीजिएगा। और दोस्तों, याद रखें कि इस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हर हाल में आपको इसको अच्छे से रिविजन कर लेना है। और बच्चों, आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, किस प्रकार से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या आपकी तैयारी जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है या आधा अधूरा आप लोगों ने तैयारी की है, और किस प्रकार से कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका है और कैसा तैयारी चल रहा है, कितना सब्जेक्ट का कैसा तैयारी हुआ है, वो सारा चीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, छठा नंबर सवाल दिया गया है कि निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यानी कि यू आकार का होता है? उल्टा यू आकार का होता है। तो बच्चों, इसका आंसर आएगा औसत प्रवृत्ति लागत। ठीक है, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो है औसत जो होता है वो उल्टा यू होता है, उल्टा यू आकार का होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, औसत स्थिर आकार जो होता है ये इस तरह होता है, लेकिन यहाँ पे क्या गया पूछा गया उल्टा यू आकार का, तो औसत प्रवृत्ति लागत। ऑप्शन नंबर बी जो है इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 7वां नंबर दिया गया है कि उत्पादन फलन Q बराबर AL अल्फा के बीटा के मापने का प्रतिफल की माप है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों ये होता है अल्फा प्लस बीटा। याद रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एक्यूरेट राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अल्फा प्लस बीटा। अगला प्रश्न है कि जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तब औसत लागत होती है, तब औसत लागत क्या होती है? घटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है? तो औसत स्थिर लागत में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस बाजार में एक
फर्म कीमत स्वीकारक होता है। तो इसका आंसर आएगा पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों आपको मैंने बताया था, देखिए ये जो है ना कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, इस बार भी रिपीट होने वाला है, इसलिए इसको याद रखेंगे। दोस्तों मैंने बताया था कि MR जो होता है वो MC के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि जो होता है एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के संतुलन जो होता है वो किसके साथ में होता है, MC के जो है साथ बराबर होता है, MC के इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आप लोगों को रट लेना है। तो ऑप्शन ए जो है इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 12 नंबर है कि निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच के किस मान का माप होती है। तो दोस्तों इस ग्राफ को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। देखिए इस ग्राफ को आप ध्यान में देखिए तो ये जो वाई ग्राफ है ये क्या है, कीमत को दर्शाती है, और एक्स ग्राफ जो है वो पूर्ति को दर्शाती है। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ए बी जो ये रेखा है ना, ए बी जो ये रेखा है ये किस ओर को दर्शा रही है, तो किस ओर को यहाँ पे दर्शाती है। तो बच्चों याद रखेंगे कि यह जो है ना एक से कम को दर्शाती है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे अगर रहता है तब ये शून्य को दर्शाती है, और यहाँ ये वाला जो है ऐसे रहता तो यह क्या होता है, एक से अधिक को दर्शाता, लेकिन ये जो है ये तिरछा है तो एक से कम को दर्शाएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 13 नंबर है, कहता है एकमुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है, किसी भी वस्तु पर क्या प्रभाव होता है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा पूर्ति कम हो जाती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु का मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए दोस्तों अन्य बातें समान रहने पर, ठीक है, यहाँ पे ये समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु का जो है समान दर है, अगर उस वस्तु की मांग में काफी वृद्धि हो जाती है तो बाजार का जो संतुलन होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उस बाजार पर क्या असर हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर यही होगा कि संतुलन कीमत में वृद्धि होगी और संतुलन मात्रा में भी कमी होगी। ये दोनों में जो है कमी होगी, एक वृद्धि होगा तो एक कमी होगा, इसको याद रखिएगा। अगर संतुलन कीमत में वृद्धि होती है तो संतुलन मात्रा में भी कमी होगी, अगर दोस्तों संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में जो है कमी आएगी। ये इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी होगी। ऑप्शन बी इज द राइट व सटीक आंसर होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि आधिक्य मांग की स्थिति में कीमत में जो है प्रवृत्ति होती है। तो अधिक मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है, तो इसका आंसर आएगा वृद्धि होने की जो है प्रवृत्ति होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आधिक्य पूर्ति की स्थिति होती है जब, यानी ध्यान देंगे आधिक्य पूर्ति की स्थिति किस स्थिति में होती है। आधिक्य पूर्ति की जो स्थिति होती है ना ये तब होता है जबकि डी जो होता है, डी जो है वो क्या होता है, एस से छोटा होता है। याद रखेंगे डी जो होता है वो एस से छोटा होता है, तब जो है आधिक्य पूर्ति की स्थिति होती है, पनपती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा, डी जो है एस से छोटा होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको याद रखिएगा। जहां पर डी जो है वो क्या है, डिमांड है, और एस जो है वो पूर्ति है यानी कि सप्लाई है, यानी कि डी क्या है, देखिए डिमांड जो है कम है और सप्लाई जो है ज्यादा है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। डिमांड कम है और सप्लाई जो ज्यादा है तब जो है आधिक्य पूर्ति की स्थिति होती है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसको आप लोग याद रखें। तो संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में भी वृद्धि होगी, ये दोनों यहाँ पे दर्शाएगी, क्योंकि वस्तु की पूर्ति में कमी हो रही है और बाजार के संतुलन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि एकाधिकार में अधिकतम कुल आगमन के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होगी। तो कितनी होती है, ध्यान देंगे एकाधिकार में जो है अधिकतम कुल जो है आगमन के उत्पादन स्तर पर और वस्तु की
कीमत मांग कीमत पर लोच जो है, लोच मतलब क्या, अनुपात समझ लीजिए, अनुपात जो होगा वो कितनी होगी। तो ये सवाल पूछा गया है और ये जो सवाल है रिपीटेड सवाल है, इसको आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों याद रखें कि अधिकतम कुल आगमन के उत्पादन स्तर पर और वस्तु की मांग की कीमत का लोच जो होता है वो 1 से कम होता है। याद रखें कितना होता है, 1 से कम होता है। तो 1 से कम, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि द्वयाधिकार, ठीक है, द्वयाधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है। तो इसका आंसर आएगा 2 होती है। कितनी होती है, विक्रेताओं की संख्या 2 होती है। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न में किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसका आंसर आएगा एकाधिक प्रतियोगिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 21 नंबर दिया गया है कि द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लाइसमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है। यानी दोस्तों द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स इंटरेस्ट एंड मनी के जो राइटर हैं वे कौन हैं, इसका नाम आप लोगों को बताना है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये जो है J.M. केन्स है। ठीक है, कौन है, J.M. केन्स। J.M. केन्स के द्वारा ही इस पुस्तक को जो है रचा गया है, लिखा गया है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स इंटरेस्ट एंड मनी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन जो है काफी VBI है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध होता है। तो जीडीपी जो होता है वो जीडीपी क्या है, ध्यान में रखेंगे, जीडीपी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं, देखिए जीडीपी क्या होता है दोस्तों, आप समझे होंगे कि जीडीपी लग गया है, एनडीपी लग गया है, इसके संबंध में आपको दर्शाना है। तो दोस्तों क्या होता है कि जीडीपी और एनडीपी तब जो है बराबर मूल्य को दर्शाता है जब मूल्य ह्रास होता है। क्या होता है, एनडीपी में जो है मूल्य का ह्रास होने लगता है तब जीडीपी जो है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट रखेंगे। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा, जीडीपी इक्वल टू एनडीपी माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। गेहूं एक क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है। तो इसका आंसर आएगा चपाती, बिस्कुट और ब्रेड, ये सभी हो जाएंगे। तो ये सभी क्या है, एक गेहूं के मध्यवर्ती वस्तु हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट व सटीक आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किसी वर्ष जो है जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई कार का मूल्य। नई कार का मूल्य जो है जीडीपी की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस विधि से जो है जीडीपी की गणना की जाती है। यानी कहता है जीडीपी का जो कैलकुलेट होता है, यानी कि जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है वह किस विधि से जो है किया जाता है। इसको आप लोगों को याद रखना दोस्तों, मूल्य वृद्धि विधि, जिसको हम कहते हैं मेथड ऑफ वैल्यू एडिशन। ठीक है, याद रखेंगे, मेथड ऑफ वैल्यू एडिशन, इसका हिंदी में कहते हैं मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा जो है जीडीपी की गणना की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और 100% इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 26 नंबर, कहता है कि सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था। दोस्तों आपको याद होगा 2016 के ईस्वी में जो है पीएम के द्वारा जो है नोटबंदी की गई थी और उस नोटबंदी में क्या हुआ था, पुराने कौन कौन से नोट को जो है बाधित किया गया था, यानी कि जो है बाजार से बेदखल कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। याद होगा दोस्तों 500 रुपये और 1000 रुपये को जो है बंद कर दिया गया था, जिसको हम लोग नोटबंदी के तरफ से नोटबंदी के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे कि 2016 के ईस्वी में जो है विमुद्रीकरण के दरमियान जो है नोट जो है बाजार से प्रचलन में बाहर किया गया था, वो 500 रुपये थे और 1000 रुपये थे। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। केंद्रीय बैंक का जो है कार्य नहीं है वो कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता से जमा स्वीकार करना। ये क्या है, कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। ठीक है, यानी सेंट्रल बैंक का जो है ये कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका
सही आंसर, सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है, तो भारत का एक केंद्रीय बैंक क्या कौन सा है? तो भारत का एक केंद्रीय बैंक है, वो है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको आप लोग नोट कर लें। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? तो सबसे तरल मुद्रा है M1, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि उपभोग फलन C बराबर A प्लस BY में प्रेरित उपभोग है, तो प्रेरित उपभोग कौन सा है? ये प्रेरित उपभोग है दोस्तों C। ये क्या है? C जो है ये प्रेरित उपभोग है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन C इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि MPC प्लस MPS बराबर है, यानी कि MPC और MPS को जब जोड़ा जाता है तो क्या ज्ञात होता है? तब दोस्तों ज्ञात होता है 1, यानी कि MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। इसको आप लोग याद रखें, क्योंकि ये फॉर्मूले के अनुसार जो है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन जो है इसका सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न रेखाचित्र में स्वायत्त निवेश की रेखा है, तो स्वायत्त निवेश की रेखा कौन सा है? दोस्तों आप इसको जरा ध्यान में रखेंगे, इसको आप लोगों को अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये 32 नंबर जो सवाल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लीजिए। इस ग्राफ को आप देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस ग्राफ में आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि उपभोग एवं निवेश, और नीचे दिया है आय, इनकम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए E और F जो रेखा है, और यहाँ पे C और D जो रेखा है, और A और B जो रेखा है, ये किस प्रकार से व्यतीत कर रहा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ना, ये C और D जो है एक सरल रेखा को यहाँ पे दर्शा रही है, ग्राफ के अनुरूप जो है ये सरल रेखा को दर्शा रही है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या है, इनकम जो है, इनकम क्या है? ज्यादा है, और यहाँ पे देखिए उपभोग एवं निवेश जो है इसकी ग्राफ जो है बहुत ही कम है। तो दोस्तों यहाँ पे C और D जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS जो है 0.4 है तो गुणांक का मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों इसका ज्ञात करने के लिए बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है 100/0.4। इसको अगर हम इक्वल करें यानी भाग दें तो कितना हो जाएगा? 25 चौक 100 ना, 2.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करेंगे। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है इनमें से कौन नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। ये जो है प्रत्यक्ष कर में नहीं आते हैं, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है? तो सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण होता है दोस्तों सड़क, ऑप्शन नंबर जो है बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो भारत में जो है जीएसटी लागू किया गया था 2017 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। नोटबंदी के बाद जो है, नोटबंदी कब हुआ था? 2016 में हुआ था, और जीएसटी जो लागू हुआ था 2017 में लागू हुआ था। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि राजस्व व्यय एवं राजस्व देखिए प्राप्तियों, ठीक है, प्राप्तियों के अंतर्गत को क्या कहा जाता है? यानी कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को जो है, यानी इस दोनों का अगर राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों में अंतर किया जाए तो उससे जो प्राप्त होता है ना, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह जो होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राजस्व घाटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजस्व घाटा। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि व्यापार संतुलन क्या है? तो व्यापार संतुलन क्या होता है दोस्तों? यानी कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जाएगा निर्यात और आयात का अंतर। निर्यात और आयात का अंतर को ही व्यापार संतुलन कहा जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनियों को खरीदता है तो इस लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहां दर्ज किया जाएगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग नोट रखेंगे, क्योंकि दोस्तों इसको हम लोग दर्ज कहां पे करेंगे? पूंजी खाते के क्रेडिट मद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान
संतुलन के चालू खाते का एक घटक है। तो संतुलन चालू खाते में एक घटक होता है एक मद भुगतान को याद रखेंगे। कहता है कि कौन सा मद भुगतान संतुलन है जो कि चालू खाते के एक घटक हैं। तो चालू खाते के घटक कौन से होंगे? विदेशी ऋण हो जाएंगे, ठीक है, फॉरेन जो है डेबिट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो इधर राइट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जाम से पहले आप लोग अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।